हेलो एंड वेलकम प्यारे स्टूडेंट। मेरा नाम है राकेश कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल। हम बात कर रहे थे फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था हमारा टाइप ऑफ एरर के बारे में। हम अभी बात करेंगे कि कितने टाइप के एरर होते हैं। ये एरर से डायरेक्ट अगर इसको कनेक्ट किया जाए तो ये कौन सा एरर है, तो ये मेज़रमेंट का एरर है। मेज़रमेंट का एरर है मीन्स किसी भी चीज़ को मेज़र करना है। कैसे मेज़र करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करने जब लैब में जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हमसे होती है उस एक्सपेरिमेंट में और क्या क्या गलतियों के कारण हम गलत रिज़ल्ट लेके आ जाते हैं। आज उसके बारे में बात करेंगे कि हमारे से क्या क्या गलतियाँ होने के चांसेस हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरर विच कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। देखो, टाइप्स ऑफ एरर में दो तरह के एरर होते हैं, एक सिस्टमेटिक एरर और दूसरा रैंडम एरर। ठीक है, एक सिस्टमेटिक एरर होगा, एक क्या होगा सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका होगा रैंडम एरर। एक सिस्टमेटिक एरर होगा, दूसरा रैंडम एरर होगा। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, सिस्टमेटिक एरर मीन्स एक सिस्टम के थ्रू एरर होगा, मतलब वन बाय वन ऐसा एरर होगा। मीन्स है ना, मतलब वो शॉर्टिंग में होगा, वन बाय वन एरर होगा सिस्टम के थ्रू, है ना। और रैंडम एरर मीन्स क्या होगा, रैंडम एरर मीन्स होगा अचानक से कोई अगर एरर आ जाता है हमारे एक्सपेरिमेंट के दौरान तो उसे कहेंगे रैंडम एरर, है ना। तो देखिए अभी कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। तो इसमें लिखा है एरर विच कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। मतलब सिस्टमेटिक एरर किसे कहेंगे कि जो भी एरर राइज हो रहा है वो पॉजिटिव एरर हो या फिर नेगेटिव एरर हो, या तो वो पॉजिटिव एरर हो या वो नेगेटिव एरर हो, तो इसे क्या कहेंगे सिस्टमेटिक एरर, इसे कहेंगे सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब देखो इसके क्या क्या टाइप्स हैं, है ना। अब इसके टाइप्स क्या क्या हैं, तो देखो सिस्टमेटिक एरर के कुछ सिस्टम होंगे, तो उस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है, मीन्स इंस्ट्रूमेंट का ही कोई प्रॉब्लम है ना। मतलब इंस्ट्रूमेंट जो है वो परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऐसे ही नाम पता चल रहा है। इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट मीन्स होगा जो भी एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल में, सपोज़ करो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे पेंडुलम है और स्टॉप वॉच है। अगर हम इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो पेंडुलम जो मूव कर रहा है वो और स्टॉप वॉच, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंट हो जाएगी। इंस्ट्रूमेंट मीन्स वो सामान जिससे हम ये एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है देज अराइज फ्रॉम इम्परफेक्ट डिज़ाइन और कैलिब्रेशन एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। मतलब इंस्ट्रूमेंट में ही कोई इम्परफेक्टनेस है, मतलब परफेक्ट नहीं है ना। इंस्ट्रूमेंट जो है वो ठीक से डिज़ाइन नहीं किया गया है, उन्हीं में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फॉल्ट है ना। वॉर्न ऑफ स्केल, अगर इस जैसे कि इसका एग्जांपल भी देखें तो स्केल में कोई डिफेक्ट है। स्केल यानी जिससे हम लेंथ को नापते हैं, और ज़ीरो एरर इन वेटिंग, जैसे अगर उसके वेट में कुछ ज़ीरो एरर है ना स्केल में। तो ये सारी चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट का एरर है, जो मतलब डिफेक्टेड पीस है इंस्ट्रूमेंट, वो सभी आएगा किस में, इंस्ट्रूमेंट एरर में। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। इसके बाद है सेकंड नंबर इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक। अब देखो टेक्निक के बारे में बात कर रहा है, मतलब जो टेक्निक है, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इम्परफेक्शन मतलब परफेक्ट नहीं होगा। कौन क्या नहीं परफेक्ट होगा,
एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो परफेक्ट नहीं होगा, मतलब सेटिस्फाइड नहीं होगा। टेक्निक जो होगा, जो टेक्निक यानी जो हम जैसे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो आपका सही नहीं होगा। इसमें लिखा है इफ़ द टेक्निक इज़ नॉट एक्यूरेट, मतलब हम एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं ले रहे हैं। हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसा हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसा हमको टीचर ने बताया है, हम एग्जैक्ट वैसा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय प्लेसिंग थर्मामीटर अंडर आर्मपिट रिजल्टिंग इन लोअर टेम्परेचर देन एक्चुअल। देखिए एग्जांपल में दिया गया है, जैसे कि मान के चलो कि कोई एक ह्यूमन बीइंग है और उसके टेम्परेचर को नोट करना है बाय थर्मामीटर। तो हम क्या करेंगे कि थर्मामीटर में को उसको कहाँ पे रखेंगे, देखो थर्मामीटर को हम दो जगह पे पुट कर सकते हैं। एक आर्मपिट पे, आर्मपिट मीन्स मतलब कंधे के पास, और दूसरा टंग के नीचे, ठीक है, टंग के नीचे। जैसे डॉक्टर फीवर वगैरह चेक करते हैं तो वैसे ही करते हैं, या आर्मपिट में या फिर टंग के अंडर द टंग। तो दोनों जगह अगर मेज़र करोगे टेम्परेचर तो दोनों जगह डिफरेंट होगा, क्योंकि जो आर्मपिट में है, आर्मपिट में जो थर्मामीटर रहेगा उसका जो टेम्परेचर का रिज़ल्ट और जो टंग के नीचे थर्मामीटर है उसके टेम्परेचर का रिज़ल्ट दोनों डिफरेंट होंगे। दोनों में थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंट होगा। आप एक बार घर पे ट्राई करके ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंट है। तो ये क्या हुआ, टेक्निक, ये क्या हुआ, हम टेक्निक गलत यूज़ कर रहे हैं। मीन्स अगर हमको टीचर ने कहा है कि आर्मपिट ही लगाना है ना, तो हम आर्मपिट ही लगाएंगे, हम उसको अंडर द टंग नहीं डालेंगे, है ना। तो जो टेक्निक हमको बताया जाएगा हम सिर्फ वही फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड ड्यू टू द एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, दिस काइंड ऑफ एरर, और इससे ही वही होगा। मीन्स इसमें कुल मिला के आपको टेम्परेचर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिखाई देगा, और जो एक्सटर्नल कंडीशन है, जो एटमॉस्फेयर है, इसका भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब कुल मिला के ये टेक्निक वाला फंडा है, ठीक है। टेक्निक हमारा सही नहीं है। ये दो एरर का दो प्रोसेस होगा। थर्ड जो एरर का प्रोसेस है वो देखो, पर्सनल एरर। अब कुछ पर्सनल एरर है जो हम ह्यूमन बीइंग है, जनरली हम गलतियां करते ही रहते हैं, है ना। तो ये हमारा एरर है, पर्सनल एरर। तो एरर अकरिंग ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस। देखो ह्यूमन का जो केयरलेसनेस है ना, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग, टेकिंग डाउन इनकरेक्ट रीडिंग आर कॉल्ड पर्सनल एरर। देखो हम जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है जो हमको दिया गया, हम उसको अच्छे से सेट ही नहीं किए पहली बार। क्यों? क्योंकि लेज़ी है मतलब केयरलेसनेस है, केयरलेस है हमारे अंदर। तो हम ठीक से सेटिंग किए ही नहीं अपने इंस्ट्रूमेंट का, तो ये हमारी गलती है। दूसरा जो रीडिंग ले रहे हैं हम स्टॉप वॉच से या स्केल से, उस रीडिंग को भी ठीक से नहीं देख के लिख रहे हैं, जैसा भी लिख दे रहे हैं। तो ये हमारा मतलब ह्यूमन बीइंग का एरर है। तो ये तीन तरह के एरर जो हुए ये सिस्टमेटिक एरर हो गए। इसके बाद बात करते हैं रैंडम एरर। अब जो रैंडम एरर है वो क्या लिखा हुआ है देखें, एरर विच अकर एट रैंडम विच रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज आर कॉल्ड रैंडम एरर। मतलब रैंडम एरर ये ऐसा एरर है जो अकर होता है रैंडमली। मतलब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और एक्सपेरिमेंट के चलने के दौरान ही अचानक कोई एरर आता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन हो रहा है, या वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है ना, या फिर बहुत ज़्यादा विंड हो रहा है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जा रहा है, वहाँ दूसरी जगह चले जा रहे हैं, हम अपना प्लेस चेंज कर दे रहे हैं। तो ये जो सारा रैंडम चीज़ें हो रही है ना, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, तो ये जितने भी रैंडम चीज़ें होगी ये सभी आएगा रैंडम एरर के अंदर। करेक्ट है। आगे देख लेते हैं लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, वो छोटा से छोटा एरर, मीन्स वो स्मॉलेस्ट एरर जो लीस्ट हो,
लीस्ट हो इसका मतलब क्या होगा, जो सबसे छोटा एरर हो, ठीक है, एकदम ही लीस्ट हो, है ना, तो इसको बोल रहे हैं लीस्ट काउंट एरर। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट एरर। मतलब वो छोटा से छोटा वैल्यू जिसमें कोई एरर निकल जाए, है ना, एरर जहाँ से स्टार्ट हो कि हाँ ये कुछ एरर निकला है, उस एरर को हम मेज़र कर सकें कि हाँ इतना एरर हुआ है ना, जैसे कि कुछ पॉइंट्स में वैल्यूज़ आएगी, कुछ डेसिमल्स में वैल्यूज़ आएगी, इतने डेसिमल का एरर है, इतने पॉइंट, जैसे 0.5, 0.3, 0.2 ऐसा कुछ एरर आ रहा है, तो वो लीस्ट एरर मतलब वो छोटा से छोटा एरर जिसको हम क्या करें, मेज़र कर सकें, इसे ही कहेंगे लीस्ट काउंट एरर। इज़ द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब वही इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन है जो सबसे लीस्ट काउंट एरर है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, लीस्ट काउंट एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रेजेंस रिजोल्यूशन एंड इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। मतलब देखिए, जो हमारे एरर की गलतियां थी, हमारा टेक्निक ख़राब था, उसको अगर हम सही कर लें, है ना, और जो इंस्ट्रूमेंटल एरर था, ख़राब इंस्ट्रूमेंट था, वो इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन सही हो जाए, एरर उसका जो भी उसकी एरर हो वो एरर ख़त्म हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ लिखा है इसमें। इसके बाद आगे देखेंगे, एरर इन द सीरीज़ ऑफ मेज़रमेंट। अब देखो एरर को कैसे मेज़र करते हैं, है ना, सीरीज़ में एरर को कैसे मेज़र करते हैं, मतलब कैसे हम निकालते हैं कि कितना एरर आ रहा है। तो उसके लिए देखते हैं, तो लिखा है, सपोज द वैल्यू ऑब्टेन इन सेवरल मेज़रमेंट। मान लो कि हम एक कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसमें कोई वैल्यूज़ आ रही है, मतलब जो वैल्यूज़ निकाल रहे हैं हम प्रैक्टिकल में, तो मान लो हमारा वैल्यूज़ आ रहा है A1, A2, A3, ऐसा वैल्यूज़ आ रहा है कहाँ तक, AN तक। ये एग्ज़ाम्पल में लिया हूँ मैं, ऐसे जनरली ऐसा तो आएगा नहीं, ये कुछ वैल्यूज़ आते हैं वो डिजिट्स में आते हैं, है ना, याद रखना, वैल्यू जो आते हैं वो डिजिट्स में आते हैं, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं इसीलिए A से काम चला रहे हैं। ठीक है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 AN तक, मतलब जितने भी हम मेज़र कर रहे हैं वैल्यू, है ना, जितने टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम करें तो जो वैल्यूज़ आया वो A1 में लिखाएगा, सेकेंड टाइम फिर उसी को किए एक्सपेरिमेंट को तो वो वैल्यू A2 में आएगा, ऐसे करके लगातार हम कर रहे हैं। ठीक है, अब अर्थमेटिकल मीन क्या हो रहा है, तो अर्थमेटिकल मीन निकालना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि एरर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जितने बार आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे A1 प्लस A2, है ना, ये जितने बार भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वो पूरा एक्सपेरिमेंट को प्लस कर दो, वो एक्सपेरिमेंट को प्लस कर दो, और टोटल कितने बार आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो n बार किया, तो आप लिख दोगे कितने बार एक्सपेरिमेंट किया। इसका दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं तो कुछ ऐसा होगा, मान के चलो हमने 4 बार क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, मान के चलो हमने 4 बार एक्सपेरिमेंट किया, तो फर्स्ट टाइम 3 आया, फिर 2, फिर 5, फिर 9, तो हमने 4 बार एक्सपेरिमेंट किया, तो ये A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, ये A3 की वैल्यू, ये A3 की वैल्यू, और ये A4 की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें टोटल कितनी वैल्यूज़ हो गई, इसमें टोटल हो गई है 4 वैल्यूज़, इसमें टोटल कितनी हो गई है, 4 वैल्यूज़, 1 2 3 4, तो नीचे लिखेंगे 4। ये जो 4 लिखा हूँ यही है n की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है, अभी समझ में आ रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। तो यही होता है क्या, मतलब एक एवरेज निकालने की का ही फार्मूला है ये,
इसको बोलते हैं मीन निकालना। मीन निकालने का भी सेम फार्मूला होता है कि जितने बार भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है सभी को ऐड कर दो और जितने बार आपने किया है उससे डिवाइड कर दो। क्लियर है? तो ये मीन निकालने का फार्मूला आपके सामने है। ए मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n। i इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो रहा है कि i जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। और ये a जो है इसमें ai है और n है, मतलब ai है और n है, मतलब जो a है वो स्टार्ट हो रहा है i से, पहला एक्सपेरिमेंट उसका i है ना, और कहाँ तक जा रहा है तो n तक जा रहा है। ठीक है, तो ये उसी फार्मूले को इस फॉर्म में लिखा है, मतलब ये जो फार्मूला है आपका, इसी फार्मूले को ये समेशन फॉर्म में लिखा है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी and the individual measurement value is called absolute error of measurement। क्या समझ में आ रहा है? absolute error मीन्स क्या हो रहा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि absolute है ना। तो लिखा है कि the magnitude of the difference between the true value of the quantity and the individual measurement, मतलब जितनी ट्रू वैल्यू है, जितनी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मीन्स जो एग्जैक्ट आंसर है, जो हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट है, जो हमारा एग्जैक्ट क्या है, रिजल्ट है, जो हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट है, क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट है ना, इसका जो एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट कैसे आया था, रिजल्ट आया था A1 प्लस A2 ऐसे डैश 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 करके, और पूरे को जितने बार था n बार, ये कहाँ तक था, n तक, तो n बार जोड़ दिए थे। ऐसा जो भी रिजल्ट निकला था ना, वो रिजल्ट एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा कि वही रिजल्ट क्या होगा, एक अकेला इंडिविजुअल के लिए भी वेरी करेगा। मीन्स A1 के लिए भी वेरी करेगा, A1 की जो भी वैल्यू आएगी, A2 की जो भी वैल्यू आएगी, है ना, एक इंडिविजुअल मेजरमेंट की जो वैल्यूज़ होगी उसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर, है ना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? जो हमारा ये है, मान के चलो इसका A1 की जो भी वैल्यू आएगी, A2 की जो भी वैल्यू आएगी, है ना, ये पूरी वैल्यूज़ क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन्स A1 की वैल्यू 4 आ गई, A2 की वैल्यू 5 आ गई, तो ये सब क्या कहलाएंगे, एब्सोल्यूट एरर कहलाएंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसी के कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, आगे चलें। अभी देखो ये जो है वो डिनोट हो रहा है, इज डिनोटेड बाय डेल ए। देखो ये जो एब्सोल्यूट एरर है ना, जैसे मैंने ए का एग्जांपल लिया था, तो एब्सोल्यूट जो एरर है वो डिनोट हो रहा है क्या से, ए से डिनोट हो रहा है। तो ए का एब्सोल्यूट एरर करेंगे तो डेल ए करेंगे, ए का अगर एब्सोल्यूट एरर करेंगे तो डेल ए और मॉड में रखेंगे इसको। ठीक है, अब देखो मॉड मतलब क्या होता है, मॉड मतलब होता है कि वो वैल्यू, मॉड मतलब वो वैल्यू जो नेगेटिव ना हो। मॉड में अगर कुछ भी रख दिए हो तो याद रखना वो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। जो मॉड में है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया है, देख लो, डेल A1 इज इक्वल टू, अब देखो निकाल कैसे रहे, मीन, जो हम मीन निकाले, मतलब जो हम एवरेज निकाले थे, है ना, मीन निकाले थे, उसमें से A1 की वैल्यू को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे डेल ए का, मतलब जो डेल ए क्या है, डेल ए एरर है, तो एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। मीन्स ए का मीन मतलब जो हमने एवरेज करके जो निकाला था, जो हम एवरेज करके कैसे निकाले थे, A1 A2 A3 अपॉन ऐसे करके डैश 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 n था ऐसा, तो जो वैल्यू निकाले थे वही वैल्यू इस मीन में आएगा, और उस मीन में
जो फर्स्ट वैल्यू थी A1 की जो फर्स्ट वैल्यू थी, ये जो A1 की जो फर्स्ट वैल्यू थी, इसी वैल्यू को ले जाके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी वैल्यू को ले जाके क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी, जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है वही वैल्यू कहलाएगी किसकी, डेल A1 की वैल्यू, मतलब एरर, इंडिविजुअल एरर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? एक बार से और से ध्यान से देखो। डेल A इज इक्वल टू A मीन, डेल A इज इक्वल टू A मीन, है ना। तो अगर मैं इसको एक बार फिर से ध्यान से देखूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल A इज इक्वल टू A मीन। तो A मीन मतलब क्या हो रहा है, मीन निकाल रहे हैं या एवरेज निकाल रहे हैं। तो हम एवरेज निकालते हैं कैसे, A1 प्लस A2 अपॉन n करके, ये वाला फार्मूला है हमारे पास, तो उससे निकाल लिए। तो ये पूरे की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, और इसके बाद जो हुआ बात आगे, तो ये A1 कहाँ से आया है, तो ये A1 की वैल्यू, यही A1 की वैल्यू जो यहाँ आप A1 लिखे हो, है ना, जिसको ऐड किए, वही A1 को यहाँ वैल्यू को लिखना है, A1 की वैल्यू, और उसको आपको क्या करना है, इन सभी को आपको करना है सब्ट्रैक्ट। तो आपको मिल जाएगा डेल A1 की वैल्यू। क्लियर है? तो वैसे ही डेल A1, डेल A2 ऐसे करके डेल N तक इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखें मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा है, इज द अर्थमेटिकल मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, मतलब जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं, इट इज रिस्पेक्टेड बाय डेल A मीन। क्या निकाल रहे हैं अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, डेल A1, डेल A2 ऐसा निकाल रहे थे, लेकिन अब क्या निकालेंगे, तो अब निकालेंगे डेल A मीन, डेल A मीन निकालेंगे। तो डेल A मीन क्या निकालेंगे, जितने भी हमने यहाँ पे निकाला है, ध्यान से देखो, जितने भी वैल्यू ये निकाला हमने, A1, A2, A3 जो भी डेल में निकाला है ना, वो पूरी वैल्यू को, n तक की वैल्यू को यहाँ ऐड कर देंगे। पूरी वैल्यू ऐड करो, डेल A1, डेल 2, मतलब यही जितने भी एब्सोल्यूट वैल्यू हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू तो यही सब है जो हमने अभी निकाला है। इन एब्सोल्यूट वैल्यू को इन एब्सोल्यूट वैल्यू को यहाँ जोड़ दो और अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट n इसको लिख दो अपॉन करके। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, डेल A मीन इज इक्वल टू समेशन के अंदर आ जाएगा। समेशन के अंदर मीन्स यही वाला जो फॉर्मूला है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। करेक्ट है? चलो आगे देखें। समझ नहीं आएगा तो आप एक बार पूछ सकते हो। तो ये वही सभी को डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन कौन क्या क्या चीज़ है। तो ये आप एक बार देख लेना, कुछ कुछ कंडीशंस हैं उनको आप देख लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं रिलेटिव एरर के बारे में। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड। देखो ये इसका अलग से एक फॉर्मूला है रिलेटिव एरर का। मतलब जो हमने अभी निकाला डेल A मीन, यही हमने निकाला अभी, तो वो डेल A मीन को यहाँ रखेंगे और इसके पहले जो हमने निकाला, इसके पहले हमने क्या निकाला, A मीन, जो सबसे शुरू में निकाले थे। A मीन मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 n अपॉन n, जो हमने ऐसे करके निकाले थे ना सबसे स्टार्टिंग में,
वो रहेगा अपॉन में, ठीक है, वो रहेगा कहाँ, अपॉन में रहेगा, वो रहेगा अपॉन में। और यहाँ पे क्या रहेगा, वो डेल ए मीन जो अभी हमने निकाला, ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा रिलेटिव एरर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है। आगे देखेंगे परसेंटेज एरर। अब देखो परसेंटेज नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें परसेंट के बारे में बात करेगा, मतलब इसमें 100 के बारे में बात होगी। तो यहाँ इसका फार्मूला है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द रिलेटिव एरर, ये रिलेटिव एरर है, एक्सप्रेस इन द परसेंटेज, मतलब ये वही रिलेटिव एरर है, सेम फार्मूला यूज़ होगा और बस इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, इंटू 100%, इंटू 100% का अगर मल्टीप्लाई कर दें रिलेटिव एरर में तो हो जाएगा क्या, परसेंटेज एरर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। रिलेटिव एरर को ही परसेंटेज एरर बोलते हैं, बस उसमें मल्टीप्लाई 100 करना होता है परसेंटेज में। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा ए, कैसा डेल्टा, ऐसा डेल्टा ए, ये यहाँ पे लिखा है, डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे देखें, आगे है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब एरर का कुछ कॉम्बिनेशंस है, वो आपको दिखाया गया है यहाँ, ध्यान से देखेंगे। इफ़ अ क्वांटिटी डिपेंड ऑन 2 और मोर other quantity, the combination of error is the two quantity help to determine and predict the error in the resulting quantity. There are several procedure for this. मतलब देखिए ये क्या है, कॉम्बिनेशन है एरर का। एरर का कॉम्बिनेशन मतलब समझ ही आ रहा है कि इसमें कोई दो चीज़ें होगी तभी तो कॉम्बिनेशन हो रहा है। कोई दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं मीन्स अब बहुत बार एक्सपेरिमेंट करोगे ना, एक्सपेरिमेंट करना मतलब 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं तो आप कैसे उसका आंसर लिखोगे कि हमने एक्सपेरिमेंट किया और इतना आंसर आया, है ना। तो आपका कहने का मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन में तो होगा ही। तो मान के चलो कि अगर ये दो का कॉम्बिनेशन में है, हमने एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो ए आया, दूसरा बार एक्सपेरिमेंट किए तो आंसर बी आया। तो ये ए और बी जो एक्सपेरिमेंट आया इसमें क्या रिलेशन है ना, इसका क्या रिलेशन है, इसको हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z से। तो z इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी, है ना। a और b कहाँ है, a और b क्या चीज़ है, तो ये वो है कॉम्बिनेशन है किसका, एरर का। एक एरर a है और एक एरर b है, ये दोनों क्या है, एरर है, तो उसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो उसके कॉम्बिनेशन को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। तो देखें अब दोनों को मेज़र कैसे करते हैं। तो लिखा है सपोज टू क्वांटिटीज ए एंड बी हैव वैल्यू। अब देखो ए और बी के पास दो वैल्यू है बोल रहे हैं, है ना, ए प्लस माइनस ए। अब देखो ए और बी के पास दो वैल्यू बोल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो ए के पास दो वैल्यू हैं बोल रहे हैं, तो ए के पास दो वैल्यू बोल सकते हैं। मान लेते हैं कि ए के पास कौन कौन सी वैल्यू है, तो ए के पास है वैल्यू ए प्लस माइनस डेल ए, ठीक। वैसे ही बी के पास क्या क्या वैल्यू है, तो बी प्लस माइनस डेल बी। अब यहाँ समझने वाली कुछ बातें हैं, ध्यान से समझना, बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो ये दो बार हमने एक्सपेरिमेंट किया है ए और बी। तो पहले तो जो एक्सपेरिमेंट का जो हमको रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट है, ये ए जो है वो रिज़ल्ट है उसका, बी है उसका रिज़ल्ट है। और जो डेल ए और डेल बी जो है ना, ये क्या है एक्चुअल में, तो यही वो एरर है, यही वो एरर है। डेल ए और डेल बी जो है डेल में जो रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब लगभग है। डेल का मतलब इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, अप्रॉक्सीमेट, है ना। तो ये जो है वो आपका एरर है, ये क्या होगा, आपका एरर होगा। और ये क्या होगा, ये ओरिजिनल वैल्यू होगा, ये ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू में क्या हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। क्या हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। ओरिजिनल वैल्यू में प्लस माइनस हो सकता है। कौन प्लस माइनस हो सकता है, तो ओरिजिनल वैल्यू में प्लस माइनस हो सकता है एरर।
एरर प्लस माइनस हो सकता है, डेल ए या डेल बी। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखें, इज द रिजल्ट इज डेल जेड। और इसका देखो, जब ए और बी को हमने डेल ए और डेल बी मान लिया है तो जेड को भी क्या मानेंगे? डेल जेड, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ इसमें टेबल्स दिए हुए हैं, इस टेबल्स में हम पढ़ते हैं कि कैसा एरर का कॉम्बिनेशन का बनता है रिलेशन, एरर कॉम्बिनेशन का कैसा रिलेशन बनता है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, देखो, क्राइटेरिया सम ऑफ डिफरेंस प्रोडक्ट राइज टू पावर, है ना। तो देखें, तो सबसे पहले नॉर्मल वाला रिजल्टिंग वैल्यू z में क्या है? z में वैल्यू जो आएगा वो रिजल्ट की वैल्यू स्टोर होगी, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो उसको z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? a की वैल्यू होगी और प्लस होगी या माइनस होगी किसकी वैल्यू? b की वैल्यू। यहाँ पे एरर की बात अभी तक नहीं हो रही है, ये सिर्फ रिज़ल्ट के बारे में बात किया है इसने। तो रिज़ल्ट क्या है? दो तरह से हो सकते हैं, एक सम मीन्स प्लस या माइनस, सम और डिफरेंस, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? तो दूसरा आपका हो सकता है z इज इक्वल टू a इंटू बी। दूसरा क्या हो सकता है? z a इंटू बी, मतलब प्रोडक्ट। मतलब क्या? मतलब प्रोडक्ट, ये सम या डिफरेंस और वो प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो सकते हैं, अभी तक एरर नहीं आया है, ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। और इसी में अगर पावर की बात करें तो क्या होगा? पावर की बात करेंगे तो कैसे हो जाएगा? तो हो जाएगा z इज इक्वल टू a की पावर k, ठीक है, ये रहा। तो ये समझ में आ गया। अभी तक इसमें एरर था नहीं, अब आ रहा है एरर। तो ध्यान से देखो कि एरर आ रहा है तो अब कैसे होगा? तो रिजल्ट विथ एरर, जो रिजल्ट आया है उसके साथ ही एरर भी आया है। तो देखो, हमने बिना एरर का जो हमने लिखा था z इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी, हमने ये लिखा था स्टार्टिंग में, जो जिसमें एरर नहीं था। तो अब एरर सब में आ रहा है, तो एरर सब में आ रहा है तो अब क्या होगा? वैल्यूज़ चेंज होगा। तो वैल्यूज़ क्या क्या चेंज होगा? ध्यान से देखो, z के साथ क्या प्लस माइनस हो जाएगा? बोलो, z के साथ प्लस माइनस हो जाएगा डेल z। डेल z, डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एरर है, ठीक है। इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू अभी क्या हो जाएगा? ध्यान से देखते जाएंगे आप। इसके बाद हो जाएगा आपका a, ब्रैकेट में लिख लेते हैं a के साथ क्या आ जाएगा? इसका एरर आ जाएगा प्लस माइनस डेल a के साथ प्लस माइनस डेल a आ गया, ठीक है। अब उसके साथ क्या हो जाएगा? फिर से आएगा, अब यहाँ पे फिर से प्लस हो गया है, अब क्या आ जाएगा? b, इसके साथ क्या हो जाएगा? फिर से प्लस माइनस, अब क्या आ जाएगा? डेल b। अब डेल b क्यों आया? क्योंकि डेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो डेल रिप्रेजेंट कर रहा है एरर को, डेल रिप्रेजेंट कर रहा है एरर को, डेल रिप्रेजेंट कर रहा है एरर को। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? ये सम है। ये क्या है? सम। ये सम है, सम, ठीक है। अब इसी में हम डिफरेंस भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? अब सम एंड डिफरेंस। अब इसका प्रोडक्ट निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट निकालना हो तो इसी में ये इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो गया प्रोडक्ट की वैल्यू, है ना, ये हो गया प्रोडक्ट की वैल्यू। और उसके बाद वैसे ही पावर में अगर कर दिए हम तो ये हो जाएगा क्या? पावर में अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पावर वाली वैल्यू। पावर में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पावर वाली वैल्यू। तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल a और पूरी की पावर क्या हो जाएगी? k। मतलब सिर्फ ये वाला टर्म लिखाएगा, b वाला टर्म नहीं लिखाएगा, ठीक है, पावर वाले में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अभी देखेंगे रिजल्टिंग एरर। अब देखो ये क्या हुआ था? एरर बताया था इसने।
अब क्या बताएगा, एरर के साथ रेंज भी बताएगा, इसका रेंज। तो इसका रेंज बताएगा तो हम फिर से लिख लेते हैं पहले वाला, z इज इक्वल टू a प्लस माइनस b। ठीक है, a और b क्या है, a और b दो एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक ही एक्सपेरिमेंट के दो टाइम किए हैं, एक बार a वैल्यू आई है, एक बार b वैल्यू आई। तो अब रिजल्टिंग एरर का जो रेंज है, अब उस रेंज के बारे में बात करें तो रेंज के बारे में अगर बात करेंगे तो ध्यान से आप देखना कि हो क्या रहा है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। ये क्या हो गया, सम का हो गया। देखो क्या हो रहा है, ये जो तीनों वैल्यू है उसमें डेल लग गया है ना। ये हमारी बेस वैल्यू ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये बेस वैल्यू को ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से देखो बेस वैल्यू को ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें अगर प्लस माइनस कर दिया मैंने सब में, है ना, इसमें प्लस माइनस कर दिया और साथ में डेल लगा दिया, तो ये सभी क्या शो कर रहा है, सभी एरर को शो कर रहा है। करेक्ट है, ये सभी एरर को शो कर रहा है। तो ये सम वाला हो गया और सब्ट्रैक्ट वाला हो गया। वैसे ही हम मल्टीप्लाई वाला भी सेम करेंगे, प्रोडक्ट वाला। ठीक है, और इसमें आपका रेंज वाले में क्या नहीं बनेगा, स्क्वायर वाला नहीं बनेगा, पावर वाला नहीं बनेगा, पावर वाला नहीं बनेगा। ठीक है, वैसे ही है मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर में जो भी हम वो रिलेशन अभी हमने बताया है सेम वैसे ही करेंगे। इसमें जो भी मैक्सिमम एरर होगा उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद एरर आखिर है क्या उसके बारे में देखेंगे। सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर, सम ऑफ रिलेटिव एरर और के टाइम ऑफ रिलेटिव एरर। मतलब ये सभी एब्सोल्यूट एरर होंगे जितने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, और ये क्या होंगे, ये रिलेटिव एरर होंगे जो मल्टीप्लाई करेंगे, और ये के टाइम का एरर होगा। ठीक है, आप करोगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तीन तरह के एरर हैं, पहले रिजल्ट विथ एरर, दूसरा रिजल्टेंट एरर का रेंज। पहले एरर क्या है ये चीज़, फिर उस एरर का रेंज क्या है ये चीज़, है ना, उस एरर का रेंज क्या है ये चीज़, उसके बाद मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है वो चीज़, और उसके बाद एरर का एक्चुअल डेफिनेशन की कौन सा एरर है। तो एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है, कौन सा एरर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद होगा हमारा आगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, एवरी मेजरमेंट रिजल्टिंग इन अ नंबर दैट इंक्लूड रिलायबल डिजिट एंड अनसर्टेन डिजिट। मतलब क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर का मैंने पहले ही पढ़ा दिया है आपको केमिस्ट्री में। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या होता है कि एवरेज जितना भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं, रिजल्ट इन नंबर दैट इंक्लूड रिलायबल डिजिट। रिलायबल मतलब क्या हो रहा है, मतलब एक विश्वसनीय डिजिट्स, एंड अनसर्टेन डिजिट मतलब एक अनिश्चित डिजिट। मतलब कहने का मतलब एक विश्वसनीय और एक जो क्या है स्थिर नहीं है। मीन्स सीधी सीधी बात करूँ तो 34.5 अगर होगा तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि ये रिलायबल डिजिट है। 34 जो है वो रिलायबल डिजिट है, और जो 0.5 है ये क्या है, ये अनसर्टेन डिजिट है। तो ये दोनों का प्लस या ये दोनों का सम ही हमारा क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। यही दोनों का सम या यही दोनों का प्लस ही हमारा क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, मतलब एक रिलायबल डिजिट होगा और एक अनसर्टेन। अनसर्टेन मीन्स जो डेसिमल की वैल्यूज़ होगी, है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें। आगे देखें, इसका रूल्स है। तो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या लिखा है इसमें, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है। मतलब ज़ीरो जो वैल्यूज़ आएगी वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ठीक है,
अब दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इररिस्पेक्टिव और डेसिमल प्लेस। क्या बोला इसने बोला कि अगर किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में अगर कोई ज़ीरोज़ हैं तो वो ज़ीरोज़ भी क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर अभी कितना आएगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 1 2 3 4। सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा, 4। तो हम लिख सकते हैं कि इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर है 4। ये ज़ीरो भी काउंट हो रहे हैं क्योंकि वो नॉन ज़ीरो के बीच में है। ये नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स है इनके बीच में अगर ज़ीरो रहेगा तो वो काउंट होगा। ठीक है, ये बताया है। तीसरा क्या बोला है, फॉर अ वैल्यू लेस देन 1 0 आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मीन्स क्या बोल रहा है कि अगर वैल्यू 0 से कम होगी, है ना, अगर वैल्यू 0 से कम होगी तो 0 आफ्टर डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद अगर कोई ज़ीरो है ना, डेसिमल के बाद अगर कोई ज़ीरो मान लेते हैं, बिफोर नॉन ज़ीरो डिजिट, मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले, मतलब ये हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके पहले अगर कोई ज़ीरो है और डेसिमल के बाद कोई ज़ीरो है तो इसको क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। मतलब अभी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 1 2, ओनली 2 होगा। ठीक है, क्लियर है, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब इसके बाद लिखा है 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं, ट्रेलिंग ज़ीरो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। अब क्या बोल रहा है, ज़ीरोज़ इन अ नंबर विदाउट डेसिमल। अब कोई ज़ीरो है बिना डेसिमल का, बोला जाए कि क्या है, 3 5 0 0 0। तो अगर कुछ ऐसा है डिजिट्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लास्ट में 0 0 0 है तो ये काउंट नहीं होंगे, क्योंकि इसके आगे नॉन सिग्निफिकेंट इसके आगे कोई डिजिट्स नहीं है नॉन ज़ीरो, तो इसका मतलब ये काउंट नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी काउंट होंगे, सिर्फ डेसिमल अगर नहीं है तो ये काउंट होगा 1 2 3 4 5। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 5। काउंट होगा 0। ठीक है, काउंट कब होगा, जब डेसिमल नहीं रहेगा तो काउंट हो जाएगा, सिंपल। इसके बाद आगे है, ट्रेलिंग ज़ीरो इन अ नंबर विथ डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे, है ना, डेसिमल प्लेस में, वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। यही चीज़ बोला इसने। ठीक है, बिना इसके बाद आगे देखते हैं, आगे बताया है, कॉशन ऑफ रिमूव एम्बिग्यूटी इन डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये कुछ सिग्निफिकेंट फिगर है, मैंने लास्ट टाइम इसको बताया है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप एक बार इसको पढ़ लेना, पढ़ के समझ लेना डेसिमल नंबर किसे कहते हैं, और डेसिमल के बाद के नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट लेंगे कि नहीं लेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देख लेंगे। इन सभी चीज़ों का एग्जाम्पल दिया हुआ है। राउंडिंग ऑफ किसे कहेंगे, है ना, राउंड ऑफ तो हम जानते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आगे का जो थोड़ा सा बचा हुआ है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, एंड लाइक कर लेना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।